लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संगम साहित्य आपका मजबूत होना चाहिए। और संगम साहित्य में दक्षिण भारत में इस समय एक विशेष प्रकार का जो है जो संगम साहित्य और दक्षिण भारत के जो राज्य हैं इनके बारे में जो जानकारी है, हमें कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनके बारे में आगे के प्रश्नों में मैं आप लोगों को उससे भी प्रश्न आप लोगों के यहाँ पे डिस्कस कराऊंगा। तो उन सब चीज़ों को हम लोग इन सभी सेशंस में, जो भी ये आपके सेशन हैं, इन सब पे मैं कवर करवा दूंगा आपका। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है, 9वीं शताब्दी एडी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई। तो देखिए 3-4 साम्राज्य याद रखना है। पल्लव साम्राज्य का नाम बार बार आएगा दक्षिण भारत में, चोल साम्राज्य का नाम याद आएगा, चेर का याद आएगा, पांड्य आएगा। ये कुछ प्रमुख साम्राज्य हैं जो दक्षिण भारत में रहे हैं। ठीक है। और उसमें से चोल साम्राज्य के शासक जो है आने वाले समय, पल्लव साम्राज्य के शासकों के द्वारा भी बहुत व्यापक स्तर पर स्थापत्य को लेकर काम किया गया, वैसे ही चोल साम्राज्य के शासकों के द्वारा भी इस क्षेत्र में काफ़ी लंबे समय तक और आर्ट एंड कल्चर से लेकर के विभिन्न चीज़ों को लेकर के कार्य किया गया। तो 9वीं शताब्दी एडी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई। इसके लिए पर्सन का नाम क्या है, क्या क्या लगा है भाई, आप लोग थोड़ा सा इसमें पार्टिसिपेशन लीजिए। हाँ, इसका डी लगाया है, आपका सी, हाँ डी ए। अच्छा देख लो कितना, एक ही क्लास में सबका अपना अलग अलग मत है। ऑनलाइन वाले जितने हैं, देखिए ऑनलाइन में सी वाले काफ़ी लोग हैं, सी वाले, सी और बी, डी वाले भी हैं। देखिए निराश तो होना ही पड़ेगा, आंसर का एक ही है इसमें। देखो सही आंसर है सी, विजयालय। अब विजयालय के बारे में आपको अब आज के बाद भूलना नहीं चाहिए। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय के द्वारा की गई। शुरुआत में पहले पल्लव वंश का सामंती सरदार था ये। ठीक है। पल्लव वंश के शासन में विजयालय पहले एक सामंती सरदार के तौर पे था। 1850 में तंजौर वाले क्षेत्र में जब इसने अधिकार किया, उस समय पल्लव साम्राज्य में लगातार पल्लव जो है पांड्य शासकों के साथ निरंतर संघर्षरत थे। तो उसी का फायदा उठा करके, पांड्यों की निर्बल स्थिति का लाभ उठा करके विजयालय के द्वारा चोल साम्राज्य की स्थापना की गई और तंजौर क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में बना लिया गया। तो तंजौर क्षेत्र को जो है इन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र में लिया। विजयालय के द्वारा दुर्गा देवी का एक मंदिर भी बनवाया गया था और लगभग विजयालय ने 850 से लेकर के 871 एडी तक जो है इसने शासन किया। यहाँ पे तंजौर वाले क्षेत्र में चोल साम्राज्य से जुड़ा हुआ शासक था। तो इसका क्या सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर पर भारी भरकम नंदी की एक मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। बताइए भाई, इसका आंसर बताइए जितने भी बच्चे हैं, इसका आंसर बताइए क्या है। ए लगाया है आपने, स्किप कर दिया आपने, ए लगाया है। ए क्यों लगाया है। ए वाले हैं, सी वाले हैं, डी वाले हैं, बी वाले कहाँ हैं भाई। डी वाले काफ़ी लोग हैं यहाँ पे। लेपाक्षी मंदिर क्या सही माना जाए। अच्छा इसमें आई थिंक सी होना चाहिए, सी में है। हाँ, ए कैसे होगा। आयुष तिवारी जी कह रहे हैं सर मैं एसबीआई में क्लर्क हूँ, मुझे आईएएस की तैयारी करना है। देखिए आयुष जी, जितने भी बच्चे जो जुड़ना चाहते हैं आईएएस के कोर्स से, आप लोगों को आज़ाद आईएएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा। वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, परेशान नहीं होना, वहाँ पे आपको कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स मिलेगा, उससे आप लोग जुड़ करके तैयारी शुरू करिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो इसका सही आंसर है ए, बृहदीश्वर मंदिर। ठीक है। बृहदीश्वर मंदिर को राज राजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो इसका निर्माण जो करवाया गया राज प्रथम के टाइम पीरियड पे हुआ और भारत के
सबसे बड़े और सबसे लंबे द्रविड़ कला शैली मंदिरों में से एक है ये। इसका जो प्रांगण है वो 500 गुणे 200 स्क्वायर फीट पे है, इतने आकार का है, 500 गुणे 200, इतना बड़ा प्रांगण है इसका। तो भारत के सबसे बड़े द्रविड़ कला शैली के मंदिरों में से एक है और इसके ही प्रांगण में एक विशाल नंदी की मूर्ति है। तो भारत की विशालतम नंदी मूर्ति कहाँ पर है? बृहदेश्वर मंदिर पे। याद कर लीजिएगा, इसको भूलना नहीं है, कभी भी ये क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। चलो अब यही चीज़ आसानी से यहाँ से निकल आती। देखो कितना, तीसरे वाले क्वेश्चन में देखो, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ किसके शासनकाल में? चोल सम्राट कौन था? अभी नाम बताया मैंने आपको चोल सम्राट का, क्या नाम बताया मैंने? क्या लगाया है? स्किप हुआ है, तुक्का? इसमें तो कंप्लीट तुक्का ही हुआ होगा। हाँ, तीसरे का बी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। ठीक है, तीसरे का राजराज प्रथम सही है। ठीक है, चलो अगला चलते हैं। नेक्स्ट है, अगला है आपका, चोलों की राजधानी थी, चोलों की राजधानी कौन सी थी? बताइए भाई, क्या लगाया आप लोगों ने? हाँ, क्या लगाया है? महाबलीपुरम। ठीक है, आपने? और विजयालय ने, मैंने आपको बताया कि विजयालय ने क्या किया? तंजौर को ही जो है उसने केंद्र बिंदु बनाया। तो चोलों की जो शुरू की राजधानी थी, वो शुरू की राजधानी इनकी थी तंजौर। इसके बाद राजेंद्र चोल जो था, राजेंद्र चोल बहुत शक्तिशाली था। उसने गंगा के क्षेत्र तक में, मतलब उसने जो है गंगा के क्षेत्र तक में अपने आप को प्रभावशाली था कि गंगा के क्षेत्र तक भी आदि, इसीलिए उसने गंगई कोंड चोलपुरम की जो है उसने उपाधि धारण की और एक उसने गंगई कोंड चोलपुरम जो है नगर बसाया और उसी को चोलों की राजधानी भी उसने बनाया। तो संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयर हुआ करती थी, लेकिन जो यहाँ पे जो 1850 में जो ये पूरा का पूरा है, इस टाइम पीरियड पे चोलों की राजधानी आपकी तंजौर। इसका ऑप्शन क्या है? डी। ठीक है, चलिए आसान सा है। अगला क्वेश्चन और आसान है और ये आपको याद रखना है, मेंस में भी कई बार क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? सिंपल सा है ये क्वेश्चन। क्या है इसका सही आंसर? छठवें का बी नंबर। देखो, चोल प्रशासन के, मतलब चोल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता थी शासन सत्ता का विकेंद्रीकरण और ग्रामीण प्रशासन यहाँ पे सबसे ज़्यादा था। स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाएं बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, जिन्हीं में से एक संस्था थी वरीयम आपकी। वरीयम क्या होती थी? ग्रामीण प्रशासन को संचालित करने के लिए बहुत सारी समितियां बनाई जाती थी, कार्य समितियां, उन्हीं को वरीयम कहा जाता था। ठीक है, तो चोल काल की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? स्वायत्त शासन, है ना, पूर्णतः ग्रामों द्वारा ही क्रियान्वित किया जाता था, शासन सत्ता का केंद्रीकरण यहाँ पे नहीं था। तो इसका क्या सही है? 5 नंबर का बी सही है। 5 नंबर क्वेश्चन है, इसका बी सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका ये है अगला क्वेश्चन। बताइए इसका क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का क्या लगाया आप लोगों ने? चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे हैं, जिन शिलालेखों में वो कहाँ हैं? कौन से शिलालेख हैं? अब ये देखो, पुरातात्विक साक्ष्यों से क्वेश्चन है, आपको पता है तो कर पाएंगे। इसका सही आंसर बताएं भाई। उत्तर मेरूर में, उत्तर मेरूर में जो है इसका सही आंसर है डी, 12 का डी। उत्तर मेरूर में जो है, देखिए चोलों के अधीन जो ग्राम प्रशासन है, यहाँ पर जो कार्यकारिणी समितियाँ होती थीं, इन कार्यकारिणी समितियों को हम वरीयम कहा जाता था और इन कार्यकारिणी समितियों का ही जो जानकारी हमें उत्तर मेरूर में प्राप्त जो लेख हैं उनके माध्यम से ही हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो हर गांव में जैसे वर्तमान में ग्राम सभा होती है, वैसे गांव में अपनी खुद की ग्राम सभा होती थी और ये ग्राम सभा केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होती थी और पूर्णतया जो है स्वतंत्र रूप से ग्राम शासन का संचालन करती थी। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका वरीयम से ही जुड़ा हुआ है। चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरीयम उद्यान प्रशासन से जुड़ा हुआ था? तो देखिए अलग अलग जो है ये प्रणाली थी, अलग अलग
वरियम थी। संवत्सर वरियम से क्या समझ में आता है, एक वार्षिक समिति रही होगी ये, संवत्सर का मतलब वार्षिक की बात ही करते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एरी वरियम जो थी आपकी तालाब समिति थी, ठीक है। जो आपका पोन वरियम थी, पोन मतलब सोना, स्वर्ण समिति को पोन वरियम कहा जाता था। तो इसका सही आंसर क्या होगा, टोट वरियम। टोट वरियम जो था आपका उद्यान प्रशासन से जुड़ा हुआ था, तो टोट वरियम आपका उद्यान प्रशासन। इसका क्या सही है, 13 का सी सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोलों ने पांड तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, ठीक है। दूसरा, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। कथन सही है गलत है, बताएं भाई इसका क्या सही होगा। अब यहाँ पे देखो लिखा क्या है। पहला कथन है, चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। ये कथन सत्य है, ठीक है। दक्षिण भारत में परांतक प्रथम के समय पीरियड पर एक युद्ध हुआ था। मदुरा के शासक, मदुरा में पांड्य राजा थे, पांड्यों का शासन था, तो चोलों के द्वारा पांड्यों पर आक्रमण किया गया। मदुरा उनकी राजधानी थी उस समय, मदुरई। और जब परांतक प्रथम ने उसको पराजित किया, पराजित करने के बाद मदुरई कोंडपुरम की मदुरई कोंड की उपाधि धारण की उसने, ठीक है। इसके बाद तंजौर अभिलेख से पता चलता है, राजराज के तंजौर अभिलेख से जानकारी मिलती है कि श्रीलंका के शासक, श्रीलंका का शासक जो उस समय का था, केरल का चेर राजा, केरल में चेर वंश के राजा थे, और पांड्य शासक थे महेंद्र पंचम। चूंकि परांतक प्रथम ने पांड्य शासकों को हराया था, पांड्य मतलब ये आपके पड़ते हैं दक्षिण भारत में, सबसे दक्षिण में मदुरई जो आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र है वहां पे थे पांड्य। तो पांड्यों ने क्या किया, श्रीलंका के शासक से बात की। श्रीलंका के शासक से बात करने के बाद चोर जो थे ये केरल वाले क्षेत्र में थे, चेर राजा। तो इनसे इन्होंने मिलकर एक संघ बनाया, और संघ बना करके इन्होंने क्या किया कि चोल राजा राजराज प्रथम के विरुद्ध जो है युद्ध छेड़ने की कोशिश की उन्होंने। जब युद्ध छेड़ने की कोशिश की तो राजराज प्रथम के द्वारा इस संघ को भेजने के लिए सबसे पहले चेर राजा को अकेले ही निपटा दिया गया। केरल में आक्रमण कर दिया उसने चेर शासकों के यहाँ पे, और जब चेर शासकों के यहाँ पे उसने वो किया, वहां पे उसने राजा को पराजित कर दिया। कुंडलुरु के मैदान पे युद्ध हुआ, और कुंडलुरु के युद्ध में चोल शासकों के द्वारा, उस समय राजराज प्रथम था, उसके द्वारा इसको हरा दिया गया। राजराज की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद उसका बेटा आता है राजेंद्र चोल, और राजेंद्र चोल समझिए सबसे प्रतापी शासक के तौर पे था। उसके द्वारा जो है दक्षिण पूर्व एशिया, जो इंडोनेशिया, मलेशिया, ये पूरे क्षेत्र में शैलेंद्र राजवंश था, वहां पे शैलेंद्र राजवंश के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई कर दी। एक तरीके से समझिए कि राजेंद्र चोल जो था वो बाहुबली में वो ना अमरिंदर प्रताप सिंह, उसी तरीके से मान के चल सकते हैं आप उसे। उस तरीके से उसने पूरी बंगाल की खाड़ी को चोल झील में बदल दिया, राजेंद्र चोल में। तो ये दोनों कथन सही हैं आपके, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, 1 और 2 दोनों सही हैं, ये कथन सी सही है इसमें, ठीक है। चलिए अगला चलते हैं। अगला कथन है आपका, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः कैसी है। अब देखो नटराज की जो प्रतिमा बनी है चोल कला में, नटराज तो देखा है ना आपने, भगवान शिव की तांडव मुद्रा वहां पर दिखाई गई है। बहुत सारी पत्थर की भी मूर्तियां बनी हैं और ज़्यादातर कांसे की बनी हैं, धातु की मूर्तियां बनी हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा मूर्तियां बनी है नटराज शिव की मूर्तियां बनी हैं, जिसमें से भगवान शिव चतुर्भुज में हैं, 4 भुजाएं दिखाई गई हैं। एक भुजा में हाथ में वो जो है, एक भुजा में लपट वो एक वो प्याला ले रखा उन्होंने, ठीक है। एक भुजा में डमरू है उनका, डमरू बजा रहे हैं। तो 4 भुजा, चतुर्भुज दिखाया गया भगवान शिव को, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा 15 का सी, ठीक है। 15 का सी सही है, चतुर्भुज है, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका है, आसान सा क्वेश्चन था ये, देखा जा सकता था। निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत में विशेषकर चोल युग के स्थापत्य में विश्व की
श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना को माना जाता है नटराज की प्रतिमा को, ठीक है, नटराज की प्रतिमा को माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अगला है, चोल शासकों के समय भारत में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात प्रतिमा कौन सी थी, सबसे ज्यादा विख्यात कौन सी हुई। आसान सा टॉपिक है, नटराज की शिव की कांसे की प्रतिमाएं, ठीक है। तो चोल काल में नटराज, जैसे ग्राम प्रशासन बड़ा फेमस है वैसे नटराज की, ठीक है, प्रतिमाएं। अगला है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस काल का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, चोल काल का, ठीक है। इसके अलावा अगला है, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है, तो इसका सही आंसर है शिक्षक के रूप में, ठीक है। तो भगवान शिव की दक्षिणामुखी जितनी भी प्रतिमाएं हैं, ठीक है, दक्षिणामुखी प्रतिमाएं उन्हें गुरु के रूप में, शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती हैं, ठीक है, जिसके तहत भगवान शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने जाते हैं। जैसे कि अमरनाथ में जो आप देखेंगे, अमरनाथ में भी वो अमरनाथ क्यों बोला जाता है, उसमें भगवान शिव एक कथा सुनाते हैं माँ पार्वती को, ठीक है। तभी वो 2 कबूतर वो भी वहीं पर रहते हैं, वो 2 कबूतर भी पूरी कहानी सुन लेते हैं, कहते हैं आज भी 2 कबूतर वहाँ पे हैं और किसी को दिख गए तो, है ना। तो वो क्या है, भगवान शिव की ज्ञान देते हुए, शिक्षा देते हुए, तो जहाँ पे भी भगवान शिव की दक्षिण मुखी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं वहाँ पे भगवान शिव शिक्षक के तौर पे होते हैं, गुरु के तौर पे प्रतिमा उनकी मानी जाती है। हाँ, भगवान शिव, अब ये देखिए भगवान शिव ने जब भी मतलब दिया है, मान्यता है कि वो दक्षिण मुखी प्रतिमा, भगवान शिव की कोई भी दक्षिण मुखी प्रतिमा बनाई गई तो उसका मतलब ये शिक्षक के रूप में दिखाए गए, अपना ज्ञान देते हुए, उपदेश देते हुए भगवान शिव दिखाए गए, ठीक है। दक्षिण मुखी हनुमान जी बहुत मतलब कि कहते हैं कि सिद्धि प्राप्त होते हैं। दक्षिण मुखी मतलब हनुमान जी ने जितने भी बड़े बलिशाली काम किए सब दक्षिण में ही किए, रावण को मारे या फिर कुछ भी किए, तो दक्षिण मुखी यदि हनुमान जी की प्रतिमा होती है तो भगवान वो समझिए हनुमान जी का शौर्य दिखाती है, वो सिद्धि प्राप्त हनुमान होते हैं। दक्षिण मुखी हनुमान जी की मूर्ति इतनी ज़्यादा होती है। और ज़्यादातर, और जो शिवलिंग होगा, शिवलिंग का जो बट होता है आप देखते हैं ना, जिससे वो हमेशा उत्तर दिशा को दिखाता है, वो उत्तर दिशा की तरफ ही होगा। तो ये चीज़ें कुछ जो है बनाई गई है। चलिए 21 नंबर अगला क्वेश्चन है, कौन सा नंबर क्वेश्चन है अब आपके लिए, 14 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, किसके पास अच्छी नौसेना थी, तो चोल राजाओं के पास विशाल नौसेना थी और उनके पास जो है हर तरीके के सैनिक थे, जिसमें से एक नौसेना भी शक्तिशाली थी, जिसके कारण ही उन्होंने शैलेंद्र राजवंश के शासक, दक्षिण पूर्व के शासक, सिंघल शासक, मालदीव शासक, इन सब में विजय प्राप्ति की, ठीक है। इन सबको इन्होंने अपने क्षेत्र में मिला लिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों, ये है अगला नेक्स्ट, हाँ 15 नंबर क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन था, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का रूप प्रदान कर दिया। अब तो समझ में आ ही गया होगा ना, राजराज प्रथम के बाद, है ना, अमरेंद्र बाहुबली राजेंद्र प्रथम सम्राट बना और इसने जो है अपने पिता की जो साम्राज्यवादी नीति है उसको जो है आगे बढ़ाया इसने, और इसके बाद चोल शक्ति जो है इसका चरमोत्कर्ष जो है बड़े स्तर पे रहा। तो लगभग 1017 में पूरा श्रीलंका जीत लिया इसने, और श्रीलंका को जीतने के बाद जो है इसने जो है उत्तर पूर्वी भारत में भी इसने आक्रमण किया। उसमें पाल शासक थे, पाल वंश के शासक एक बिहार बंगाल वाले क्षेत्र में थे। पाल शासक महीपाल को इसने पराजित किया। अब महीपाल की जो बॉर्डर थी वो कहाँ पे थी, गंगा घाटी में थी, गंगा नदी आपकी बिहार से, ठीक है। तो गंगा घाटी में महीपाल की बॉर्डर थी, इसलिए इसको बोला जाता है कि जिसने गंगा नदी तक अपने क्षेत्र का विस्तार किया हो, ये जो है पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से इसने उत्तर पूर्वी भारत क्षेत्र को भी, तो इसने गंगई कोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की और गंगई कोंड चोलपुरम को अपना नया क्या किया, जो है राजधानी के रूप में स्थापित कराया, ठीक है। और इसने जो है अपनी राजधानी जो गंगई चोंडकोलपुरम था उसमें चोल गंगम नामक एक नहर का भी निर्माण करवाया। तो राजेंद्र प्रथम जो है एक जो है चोल वंश का शक्तिशाली शासक के तौर पे था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखिएगा, और इसके द्वारा चोल गंगम नहर भी बनवाई गई थी, राजेंद्र चोल ने ही बनवाई थी। तो ये है आपका जो है
संगम वंश के कुछ जो है महत्वपूर्ण जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। आगे आने वाले समय पे हम लोग जो है और बहुत सारे प्रश्नों का जो संगम साल से जुड़े हुए हैं उन पे हम चर्चा पर चर्चा जरूर